सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसी के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स के बारे में। जैसे एसी सोर्स में अगर हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को अगर कनेक्ट करें, जैसे कि रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो उस वक्त करंट का बिहेवियर क्या होगा, या फिर उस वक्त पावर फैक्टर क्या होगा, कितना पावर कंज्यूम्ड होगा, कितना पावर स्टोर होगा, ये सब आज अपन देखेंगे। तो पहला क्या है, पहला, अगर एसी सोर्स में मैं किसी रेसिस्टर को कनेक्ट कर दूं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर को मैं एसी सोर्स से कनेक्ट करूं, तो फिर उस वक्त उसमें पावर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा और करंट का बिहेवियर क्या होगा, अभी अपन देखेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा, कुछ एक रेसिस्टर है और उसको मैंने कनेक्ट किया एक एसी सोर्स के साथ में। इसका रेसिस्टेंस है आर, और इस पावर सोर्स का ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज द पीक वैल्यू and frequency, angular frequency of this AC source is omega. Then we know that from Ohm's law, that is current in this circuit will be equal to V upon R, that is potential drop between this resistor divided by resistance of this resistor. So मैं भी क्या बोला कि इस सोर्स के और इस रेसिस्टर के बीच में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो क्या होगा, जो भी ड्रॉप यहां होगा सोर्स के बीच में, सेम ड्रॉप आर के बीच में भी होगा। तो मींस जो क्या ड्रॉप होगा, मींस ई अपॉन आर। ई इज व्हाट, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। इसको ध्यान से देखें तो ई नॉट बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इससे अपन को फाइंड क्या होता, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, या सिंपली कैपिटल आर, because I have taken capital R either. So I naught is equal to E naught by R. This is the peak value and the current is I naught sin omega t. सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वोल्टेज सोर्स भी साइन का फंक्शन है और करंट भी साइन का फंक्शन है। तो अगर मैं देखूं तो ई नॉट, ई जो था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड आई वाज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो वी कैन सी clearly that there is no phase difference between E and I. Both are in phase. इन फेज मींस के दोनों ई और आई दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ जीरो पे आएंगे और एक साथ मिनिमम पे जाएंगे। ये है मतलब फेज का। तो इससे मालूम पड़ता है कि ई इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन आर एंड द करंट थ्रू आर, बोथ आर इन फेज। If both are in phase, that means the phi, which is also called as the phase difference between E and I, is 0 degree, and this phi is also known as power factor. Sorry, power factor is what, cos phi. Sorry, power factor is what, cos of this phi angle. So the value of cos 0 is 1, therefore power factor is equal to 1. पावर फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है, जैसा कि अपन देख चुके हैं कि पावर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट इज गिवन बाय वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। So if this cos phi is 1, that means power average is equal to VRMS into IRMS.
and what is IRMS and VRMS we have discussed earlier, so I don't need to do once more. so इससे क्या मालूम पड़ता है कि रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में होते, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। इसके वजह से अपन एक देख पा रहे हैं, बस एक रिजल्ट मालूम पड़ता कि रेसिस्टर के केस में सिर्फ पावर फैक्टर मैक्सिमम होता 1, and this power factor 1 indicates that whole power is being consumed in this circuit. I am literally using consumed word because ये जो कंज्यूम्ड पावर है ये दोबारा सर्किट को फिर नहीं मिलने वाला। जो पावर इस सोर्स से गया यहाँ पे वो सारा का सारा पावर कंज्यूम्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और एनीथिंग, लेकिन वो कंज्यूम्ड हो गया। और कंज्यूम हमेशा रेसिस्टर के केस में ही होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया होगा कि रेसिस्टर के केस में ही सिर्फ मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड होता है, जो कि इस चीज से प्रूफ भी होता कि अगर सिर्फ रेसिस्टेंस हो तो पावर फैक्टर क्या होता है 1, बिकॉज आई एंड वी आर बोथ इन फेज। पावर फैक्टर 1 हुआ मतलब कि टोटल पावर विल बी कंज्यूम्ड, नो पावर विल बी स्टोर्ड और एनीथिंग, ऐसा कुछ चीज नहीं होगा, सिर्फ सारा का सारा पावर कंज्यूम्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और एनीथिंग। तो ये था रेसिस्टर के केस में। और अगर मैं एक और चीज यहां पे अपन को जानना चाहिए वो है फेजर डायग्राम। इसको बोलते हैं क्या, फेजर डायग्राम। ये क्या होता है फेजर डायग्राम? कुछ नया चीज नहीं है, अपन एक तरीका ढूंढा कि हर वक्त इन सब चीजों का इक्वेशन का अपन हर वक्त यूज नहीं करेंगे, तो एक शॉर्ट मेथड चाहिए जहां पे मैं एक डायग्राम सिर्फ बना के ये मालूम कर लूं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, पावर फैक्टर क्या क्या हो सकता है उसे। तो इस चीज के लिए अपन यूज करते एक फेजर डायग्राम। तो मींस क्या करते कि करंट और वोल्टेज को एक वेक्टर के फॉर्म में यूज करते, मतलब करंट का एक होगा वेक्टर और E का एक होगा वेक्टर, दोनों का अलग अलग वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी फाई। सो हियर इफ आई टेक E इन दिस डायरेक्शन, मैंने क्या किया है, कुछ भी इन दोनों में से कोई एक रेफरेंस के तौर पे लूंगा, तो मैंने माना चलो E को मैंने मान लिया, तो E एक वेक्टर है जो कि x एक्सिस की तरफ है, मैंने मान लिया अभी। अब देखो इस इक्वेशन से phi is what, 0 degree, so the E vector is in x axis, then I vector will be also in x axis because the phase difference between E and I is what, 0 degree, so I vector will be also in x axis direction. This diagram shows that I and V both are in phase. If both are in phase, then power factor will be maximum, and if power factor will be maximum, the whole power will be consumed by the circuit. So ये था रेसिस्टर के केस में। अब अगर मैं बात करूं कि रेसिस्टर के अलावा अगर एक और दो और एलिमेंट्स हैं, अभी तक 12 के तक में दो और एलिमेंट्स हैं जो कि कैपेसिटर और इंडक्टर, तो फिर उस वक्त क्या होगा, मैं कुछ चीजों को यहां से रब करता। मान लेते हैं कि अगर मैं कैपेसिटर का केस ले लूं, तो मेरा क्या है, अभी सोर्स सेम होगा, जस्ट एलिमेंट विल बी चेंज्ड, एंड द एलिमेंट इज व्हाट, कैपेसिटर, वी विल यूज इट एज अ कैपेसिटर। सो हियर इट, सेकंड कैपेसिटर, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ रेसिस्टर के जगह पे एक जोड़ा मैंने कैपेसिटर, having some capacitance C, and this source is what, same E is equal to E naught sin of omega t।
Now, from if you have learned or if you remember capacitor, then you must know that if a potential drop between C is V, suppose potential drop between C and is V or E, then the charge stored in this capacitor will be Q times Q is equal to C times E. देयर वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब अपन कैपेसिटर पढ़ रहे थे उस वक्त बोला कि U इज इक्वल टू सी वी, तो मैंने V क्या है, V इज द ड्रॉप बिटवीन दिस पैरेलल प्लेट्स, तो मैंने V की जगह पे E लिखा, तो सब कुछ सेम ही है. व्हाट इज C? C इज सेम. E इज व्हाट? E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज चार्ज स्टोर्ड एट द टाइम t. किसी टाइम t पे चार्ज स्टोर इतना है, तो मैं बोलूंगा अगर इस पे चार्ज स्टोर हो रहा मींस कि एक सडनली तो चार्ज स्टोर होगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम. सो अगर कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, स्टोर होने के लिए फ्लो हो रहा होगा, मींस कुछ करंट भी हो रहा होगा, तो I इज व्हाट? dq by dt फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो व्हाट? C और E नॉट इज कांस्टेंट. साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा, मींस ये अलग है ये अलग. पहले साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, फिर इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ओमेगा. इसको लिखो अच्छे से, तो सी ओमेगा ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. दिस इज व्हाट? करंट आई. नाउ you must know that to compare current and voltage, E was what? E was E naught of sine of omega t. So हमें मालूम है कि करंट को और वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए. अगर ये साइन का फंक्शन है तो ये भी साइन का फंक्शन ही होना चाहिए, अगर ये कॉस का है तो ये भी कॉस का होना चाहिए. तो अपन दोनों को एक फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो इसको साइन में या फिर इसको कॉस में. तो सिंपल है, इसको अपन साइन में चेंज करते हैं, क्योंकि अभी तक रेसिस्टर वाले केस में भी अपन साइन का ही देखे थे, तो इसको भी साइन में कर देते हैं. तो आई इज व्हाट? सी ओमेगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट cos omega t is equal to sin omega t plus pi by 2. So अब मेरे पास करंट और वोल्टेज दोनों सेम फंक्शन में हो गया, दोनों साइन का फंक्शन में है. तो एक चीज में मेरे को मालूम पड़ रहा यहां से कि करंट और वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेज, मींस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2, दैट इज 90 डिग्री. चलो इसका फेजर डायग्राम भी बनाते हैं. फेजर डायग्राम विल बी व्हाट? अगर E को मैंने लिया x एक्सिस में, तो I विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 फ्रॉम E, और यहां पे एंगल क्या है? पॉजिटिव एंगल है. देयरफॉर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव एंगल इज व्हाट? क्लॉकवाइज वाला एंगल. क्लॉकवाइज अगर मैं इधर टर्न करूं तो जो एंगल सबटेंड होगा वो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल नेगेटिव होगा. तो पॉजिटिव वाला कौन सा होगा? ये. तो दिस इज आई एंड द एंगल इज मेकिंग 90 डिग्री विथ ई. ये है फेजर डायग्राम. और एक और चीज यहां से मालूम पड़ा, जब फेज डिफरेंस बिटवीन E and I is 90 degree, means power factor is equal to cos of 90 degree, that is equal to 0. That means power factor is 0, means power average consumed in this circuit is equal to P what? IRMS VRMS into cos phi. तो VRMS IRMS into cos phi. तो cos phi is what? 0, therefore power average is equal to 0. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर है कि पावर एवरेज इज 0, दैट मींस के पावर कंज्यूम्ड बाय दिस सर्किट इज 0.
इसका क्या मतलब है कि इस सर्किट में कुछ भी पावर कंज्यूम्ड नहीं होगा। तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि फिर पावर गया कहाँ? तो वो पावर कंज्यूम्ड नहीं हुआ, वो पावर इस कैपेसिटर में स्टोर हो गया। यू मे हैव अ डाउट दैट ये पावर कंज्यूम्ड और पावर स्टोर्ड में अंतर क्या है? दोनों तो लोड में ही जा रहा, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? स्टोर्ड मीन्स कि इसमें एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड एट अ टाइम। किसी समय पे वो एनर्जी जो ये कंज्यूम्ड हुआ, मतलब जो स्टोर हुआ, वो एनर्जी कुछ समय बाद अपन सोर्स के पास फिर से वापस आ सकता है जब पावर एवरेज विल बी जीरो। सो दिस इज अ डिफरेंस। तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी विल बी स्टोर्ड, and I have told you that energy is being stored by two devices in AC, that is with a capacitor and with the inductor. So जैसा कि मैंने बोला था, सेम अभी हुआ। then we have a proof that capacitor never consumes energy, it will only store energy and it will give that energy when required. तो ये कैपेसिटर कुछ समय बाद जब भी रिक्वायर्ड होगा ये एनर्जी फिर से वापस सीख कर सकता है। ये अपन देखा कैपेसिटर में। एक और चीज यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट सा चीज है, जो कि देखने लायक है, यहाँ पे देखा जाए तो आई इज व्हाट, इसको मैं ठीक से लिखूं, क्योंकि थोड़े देर पहले अपन ने देखा होगा एक चीज, आई इन द केस ऑफ रेसिस्टर ई बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा, तो आई इज इक्वल टू व्हाट? आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई, अगर ये अभी न्यूमरेटर में है, मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये 1/c ओमेगा हो जाएगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये दोनों इक्वेशंस, ये इन दोनों इक्वेशंस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। दोनों साइन का फंक्शन है, चलो ठीक है मैंने माना, और दोनों में ये जो वैल्यू है एक्चुअली क्या है, ये दिस इज पीक करंट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से मालूम पड़ता है कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर कुछ ड्रॉप हो ई नॉट, देन ड्यू टू इट्स रेसिस्टेंस अ करंट विल बी देयर। करंट क्या है? ई नॉट बाई 1/c ओमेगा। तो इन दोनों में एक खास बात यह है कि दिस एक टर्म जो है यहाँ पे 1/c ओमेगा, दिस इज व्हाट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, और इसका एक खास नाम दिया गया जिसका नाम है कैपेसिटिव reactance, capacitive reactance, and also written as Xc. So the current is what? Current is what? यहां पे अगर मैं करंट को लिखूं अच्छे से, तो करंट इज व्हाट? I is equal to E naught by Xc, where Xc is called what? The capacitive reactance, which means the reactance, the resistance offered by capacitor. Okay, so this Xc is what? Capacitive reactance. तो अभी अपन एक चीज यहाँ पे गौर क्या किए, इस कैपेसिटर वाले केस में अगर मैं समराइज करूं तो आप देखोगे कि अगर कैपेसिटर को किसी एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाए तो वो कैपेसिटर, पहला चीज कि वो कैपेसिटर कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, वो पावर को स्टोर करेगा, पहला चीज। सेकेंड कि उस कैपेसिटर में करंट का जो वैल्यू होगा, दैट करंट विल लीड ई और पोटेंशियल बाई पाई/2। तो यहां पे अपन देखेंगे कि करंट लीड्स ई बाई पाई/2।
ये सेकंड चीज देखा गया अपन को कि कैपेसिटर के केस में करंट विल लीड द पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। इसका लीड का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बताया होगा कि अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, मीन्स दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ जीरो पे होंगे और एक साथ माइनस पे होंगे। तो अब जब करंट लीड कर रहा मीन्स करंट पहले मैक्सिमम पे जाएगा और पोटेंशियल उस वक्त जीरो पे रहेगा। जब करंट जीरो पे आएगा तो ये पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। देयरफॉर कौन पहले मैक्सिमम होगा? करंट इस केस में। सो ये था कैपेसिटर का खेल। अब अपन देखते हैं एक आखिरी चीज जो है एसी सर्किट में, वो है इंडक्टर। इफ आई कनेक्ट अ इंडक्टर टू एन एसी सोर्स, व्हाट बिहेवियर्स कैन बी सीन? सो अभी तक अपन ने देखा दो चीजें, रेसिस्टर के केस में और कैपेसिटर केस में। रेसिस्टर के केस में एनर्जी विल बी consumed in the form of heat or light, but with a capacitor energy will be stored in the form of electric field. But what about inductor? सिमिलरली मैं एक फिर डायग्राम बनाऊंगा जहां पे एक इंडक्टर प्लेस्ड होंगे। ये है एक इंडक्टर एंड देन अ एसी सोर्स। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L दिया हुआ और इसमें सोर्स का जो E है EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ वी हैव हर्ड दैट इन इंडक्टेंस इफ VL सपोज, जैसा कि मैंने पहले बताया होगा कि इस इंडक्टर और इस सोर्स के बीच में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो जो ड्रॉप यहां होगा सेम ड्रॉप यहां होगा। तो मैंने माना चलो VL दैट मींस ड्रॉप बिटवीन इंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एंड वी नो दैट कि अगर इस इंडक्टर के बीच में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा तो वो ड्रॉप किस वजह से आ रहा होगा? VL इज इक्वल टू DIL DI बाई DT एंड दिस इज L इंटू, और जो कि इक्वल है किसके बराबर है? VL इज इक्वल टू E नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। सो क्या है कि अगर इस इंडक्टर के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में अगर कुछ ड्रॉप ऐसा कुछ देखने को मिल रहा तो वो ड्रॉप किस वजह से होगा? क्योंकि उस इंडक्टर के थ्रू कुछ ना कुछ करंट का चेंज हुआ होगा जिसके वजह से कुछ EMF इंड्यूस हुआ, दैट इज EMF गिवन बाय E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तक मैंने क्या बोला था कि जो ड्रॉप इसका होगा सेम ड्रॉप इसका होगा। बिल्कुल सेम ड्रॉप इसी का होगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि इंडक्टर के केस में पोटेंशियल ड्रॉप इज सीन ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन करंट थ्रू इट। ये थोड़े दिनों पहले EMI में अपन पढ़े थे। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो दिस DI इज इक्वल टू E नॉट बाई L DT into sine of omega t. If I want current, whole current, then I will have to integrate it. Suppose and we know that E naught and L is constant, so E naught और L का तो कुछ इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो वो कांस्टेंट है। तो DI कंडीशन क्या होगा? I या फिर I, yes, I, कुछ भी बोलो, I is equal to E naught by L and sine of ओमेगा t into dt का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस ऑफ cos ओमेगा t divided by omega, and that will equal to E naught by omega L into minus of cos of omega t. This is current I.
सो फिर से अपन देखें एक चीज कि कभी भी करंट और वोल्टेज को कंपेयर करना हो तो अपन दोनों को सेम फंक्शन में रखेंगे। तो इस करंट को भी मैं चेंज करूंगा साइन के फंक्शन में। तो अब देखो एक चीज, minus cos of omega t is also written as sine of omega t minus pi by 2, माइनस पाई बाई टू। वहां पर देखे थे cos ओमेगा टी को मैंने लिखा था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसकी वजह से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर इसमें किसी को डाउट है कि ये कैसे चेंज हुआ, देन प्लीज रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर को एक बार देख लें, फॉर्मूलेस को देख लें किस तरीके से होता। तो यहाँ पे देखें करंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। Here we can also see that the phi phase difference is also minus pi by 2 and cos of minus pi by 2 is also cos pi by 2. Cos of minus pi by 2 is same as cos of pi by 2. So it is 1 only. Sorry, 0. So power factor is what? 0. Here again the power average is 0. Means कि फिर से इंडक्टर के केस में भी पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0. Then again energy will be stored in the form of, here in the form of magnetic field, and in the case of electric field, and in the case of capacitor energy is stored in the form of electric field. So यहाँ थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पे इंडक्टर के केस में एनर्जी विल बी, पावर कंज्यूम नहीं होगा। दैट इज अ आइडियल सोर्स। अगर मैं आइडियल केस का बात करूं जहां पे इस इंडक्टर का कुछ भी रेसिस्टेंस ना हो तो इस इंडक्टर में कुछ भी पावर कंज्यूम्ड नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर इंडक्टर भी है तो वो सिंपली क्या है, वो एक कॉपर वायर है जो कि वो एक स्फेरिकल सॉरी हेलिकल शेप में उसको शेप दिया गया है वैसा, तो वो सिर्फ एक कॉपर वायर ही है। तो हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही है। दैट इज प्रैक्टिकल केस। बट हियर आइडियली if this inductor doesn't have any resistance, then in this case the power consumed in this circuit will be 0. ये चीज देखा आपने। और यहाँ पे इसके हिसाब से अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, अगर यहाँ पे फेजर डायग्राम, तो क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, पहले किसी एक को अपन मानते हैं रेफरेंस वेक्टर, तो ई को मान लो, दिस इज व्हाट बी एल, इसको मैं ऊपर बनाता, दिस इज व्हाट बी एल, एंड अपन देखे दिस करंट इज आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे सेकेंड चीज भी और गौर करने वाली बात क्या है कि फाई इज माइनस ऑफ पाई बाय 2। तो अपन देखते हैं कि माइनस ऑफ पाई बाय 2 कब मिलता, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस। सो करंट अब यहां पे क्या है, इस केस में क्या है कि करंट आई लैग्स वीएल बाय पाई बाय 2। करंट इज लैगिंग वीएल बाय पाई बाय 2 मींस कि वीएल इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय 2। इन द case of capacitor the current was leading, and in the case of inductor voltage is leading, and in both the cases I and V are out of phase with each other, and in both the cases, that is in the case of capacitor and in the case of inductor, the power consumed by the circuit is 0. one more thing, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि इससे पहले वाले केस में देखे होंगे, करंट को मैं कंपेयर कर रहा था E बाई आर के केस में। तो यहां पे अगर ओम्स लॉ का देखूं मैं तो दिस इज व्हाट पीक करंट, मैक्सिमम करंट, पीक करंट
और P करंट मींस के यहाँ पे E नॉट बाई R तो जरूर होगा। तो दिस ओमेगा L इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। तो इंडक्टर के कारण जो भी रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है सर्किट में उसको कहते इंडक्टिव रिएक्टेंस, also called as inductive reactance, and it is written as XL। तो यहाँ पे अपन क्या देखें, समराइज अगर मैं करूं, पूरा समराइज करूं, तो इन द केस ऑफ इंडक्टर, इफ एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, देन करंट विल लैग VL बाई पाई बाई 2, और इन अदर केस, अगर अलग सेंस में मैं बोलूं तो VL लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। दिस लीडिंग और लैगिंग चलो ठीक है, पर यहां पे जो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज minus pi by 2, and minus pi by 2 means the power factor is 0. Power factor 0 indicates there is no power consumed in this circuit. All the power will be stored in the form of magnetic field. ये पहला चीज देखा आपने, पहला चीज ये देखा कि करंट will lag VL by pi by 2, and second thing, in this inductor circuit power consumed will be 0, all the power will be stored in the form of magnetic field. Second thing we have seen. The third thing which you will see, that an inductor will offer a resistance called as inductive reactance, has a formula of omega times L. So ये सब बातें अभी अपन ने देखा। अगर एलिमेंट्स को मैं AC सोर्स में कनेक्ट करूं तो क्या क्या हो सकता है। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, अभी फिलहाल मैंने AC सोर्स में सिर्फ रेसिस्टर को जोड़ा, सिर्फ कैपेसिटर को जोड़ा, सिर्फ इंडक्टर को कनेक्ट किया। अब मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, आज तक फिलहाल यही तरह छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, AC सोर्स के साथ R और L को जोड़ेंगे, R और C को जोड़ेंगे, L और C को जोड़ेंगे, and then after that in the last we will connect all these three, L, C, R. These things, circuits are called as LR circuit, LC circuit, RC circuit and LRC circuit. So these circuits we will see in next video. तो आज के लिए इतना ही, और please, if you have any doubts regarding these things, please comment, और please contact me। किसी भी तरीके से मैं आपका डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए ही अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।